जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से साइंस का जो धातु और अधातु का शेष भाग रह गया था उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। आज के वीडियो में पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चीज आपके काम का है। सारे एनसीईआरटी मटेरियल है। ठीक है, वीडियो को अंत तक आप लोग बने रहिए। ठीक है, चलिए। यहां धातुओं की प्राप्ति यानी अयस्क से निष्कर्षण, धातुओं की प्राप्ति और अयस्क के निष्कर्षण के बारे में हम लोग समझेंगे। धातु कैसे प्राप्त करते हैं, अयस्कों से निष्कर्षण किस प्रकार से होता है। ठीक है, प्रमुख परिभाषाएं, प्रमुख परिभाषाओं के बारे में हम जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रमुख परिभाषाओं कौन कौन सी है, यानी खनिज। सबसे पहले हम लोग खनिज के बारे में जानेंगे। मिनरल क्या है ना? पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में, पृथ्वी के जो भू प्रॉपर्टी होता है, भूमि के जो भाग होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक है। यानी पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्या है? तत्व और यौगिक को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज। अब चलिए अयस्क के बारे में, ओरे के बारे में समझते। क्या? ओरे है ना? वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण लाभदायक होता है उसे अयस्क कहते हैं। वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण लाभदायक होता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अब समझिए गैंग क्या है। गैंग अयस्कों में मौजूद जो अयस्क होता है उसमें मिट्टी रहता है, रेत रहता है, जैसे अशुद्धि रहता है। इसको अलग कर देना क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है ना? उसको अलग करना गैंग कहलाता है। अयस्क में क्या रहता है? मिट्टी होता है, रेत होता है, अशुद्धियां रहता है। इस प्रकार के मिले हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अब अयस्क से धातु का निष्कर्षण के चरण, अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है इसको समझते हैं। ठीक है, अयस्क है, अयस्क को अयस्क का सांद्रण, सबसे पहले क्या करेंगे? अयस्क का सांद्रण करेंगे तो ये दो भागों में बटेगा। कितने भागों में? दो भागों में। यानी उच्च अभिक्रियाशील धातु है। इसमें एक उच्च अभिक्रियाशील धातु होता है, दूसरा क्या होता है? निम्न अभिक्रियाशील धातु होता है। उसके बाद में यहां क्या है? माध्यम अभिक्रियाशील। क्या है? मध्यम अभिक्रियाशील। अब उच्च अभिक्रियाशील को जब दर्शाते हैं तो गलित धातु विद्युत अपघटन, और उसके बाद से क्या बनता है? शुद्ध धातु प्राप्त होता है। अब इसको भी आप क्या करेंगे? दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में, है ना? कार्बोनेट अयस्क और दूसरा सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क को जब आगे बढ़ते हैं तो निस्तापन होता है, निस्तापन से धातु का ऑक्साइड होता है। इधर क्या होता है? सल्फाइड अयस्क है, इसको क्या होता है? भर्जन होता है ना? इस बार बार क्वेश्चन पूछता है निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, तो इससे भी धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर धातु ऑक्साइड को आगे जब हम लोग क्या करते हैं? निष्कर्षण करते हैं तो धातु अपचयन प्राप्त होता है। धातु अपचयन को निष्कर्षण करेंगे तो धातु का शोधन प्राप्त होता है। इधर हम चले तो क्या होता है? निम्न क्रियाशील धातु है, ये क्या होता है? सल्फाइड अयस्क होता है। सल्फाइड अयस्क को फिर आगे हम लोग क्या करेंगे? निष्कर्षण करेंगे तो भर्जन होगा, भर्जन को निष्कर्षण है, धातु होगा, धातु को निष्कर्षण करेंगे परिष्करण होगा। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्या समझा? अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण के बारे में समझा। ठीक है, इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धातु निष्कर्षण की प्रमुख प्रक्रिया है। धातु निष्कर्षण की प्रमुख प्रक्रिया है ना? भर्जन, निस्तापन, अपचयन। ये सारे चीज अलग अलग समझेंगे। भर्जन के बारे में समझेंगे। भर्जन की परिभाषा, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड जो अयस्क होता है, वायु जब मौजूद रहे अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन। इसको समीकरण में आप देख सकते हैं। निस्तापन की परिभाषा देखिए, कार्बोनेट अयस्कों को, इसमें सल्फाइड अयस्क होता है, इसमें कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु, जितना आवश्यकता है उतना ही वायु लेंगे, वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। अपचयन परिभाषा, कार्बन जैसे
अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। उसके बाद में धातुओं का परिष्करण, विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है। या तो ये क्या होता है, यहां जब परिष्करण करते हैं तो देखिए ये आपका डायग्राम है, ये परिष्करण का डायग्राम है। एनोड, ये क्या है आपका? एनोड है, यानी ये शुद्ध धातु। एनोड पंख है, क्या है? एनोड पंख। नीचे जमा अशुद्धियां, ये जो नीचे जमा हुआ रहता है क्या रहता है? अशुद्ध रहता है। ये क्या है आपका? ये जो देख रहे हैं ये कैथोड है। क्या है? कैथोड, यानी शुद्ध धातु के रूप में रहता है। नीचे जो देख रहे हैं धातु लवण विलयन, यह क्या है? धातु लवण विलयन है। ये प्रोसेस क्या है इसका? देखिए, धारा प्रवाहित करने पर, जो धारा को प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु को एनोड से घुलाकर विलयन में क्या की जाती है? विलयन में जाती है और उतनी ही शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। धातु कैथोड पर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। इसके बाद में अब आगे जब आगे बढ़ेंगे तो यह देखेंगे कि संक्षारण एवं इसकी सुरक्षा। संक्षारण एवं इसकी सुरक्षा, संक्षारण क्या है? जब कोई देखे जंग लग रहा है, ये नया कील है, यहां क्या हो रहा है? जंग लग रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे, है ना। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी नमी हो, आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है, तब यह संक्षारित हो जाती है। तब क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, कपर पर हरी परत का होना। संक्षारण से सुरक्षा, यानी उसको पेंट करके, तेल लगा के, ग्रीस लगाकर, यानी यसद लेपन करके, जिंक की परत चढ़ाकर, यानी मिश्र धातु बनाकर इसको संक्षारित किया जा सकता है, संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है। मिश्र धातु क्या? मिश्र धातु के बारे में, दो या दो से अधिक धातु या एक क्या है? धातु एवं एक अधातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। दो या दो से अधिक धातु मिलाकर जो वस्तु बनाया जाए, या एक धातु एक अधातु मिलाकर एक वस्तु बनाया जाए, वो समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण। इस्पात, स्टेनलेस स्टील, लोहा, कार्बन, क्या होता है? ये लोहा तो कठोर होता है, कार्बन प्रबल होता है। स्टेनलेस स्टील, यहां इस्पात हो गया, स्टील, लोहा, निकेल, क्रोमियम, ये कठोर है, जंग नहीं लगने देता है। ठीक है, लोहा तो कठोर होता है, बाकी ये दोनों जंग लगने नहीं देता है। पीतल, कॉपर प्लस जिंक मिलाकर तैयार किया जाता है। कांसा, कॉपर प्लस टीन मिलाकर तैयार किया जाता है। सोल्डर, लेड टीन मिलाकर तैयार किया जाता है ना। अम्लगम, यदि कोई एक धातु पारद यानी मरकरी हो, है ना, पारा, तो ये क्या होता है? अम्लगम होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आज के लास्ट जो आपका टॉपिक है, इस पे हम लोग चलेंगे, फिर से एक नए चैप्टर में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है। अभी धातु और अधातु पढ़ रहे थे, इसके बाद से हम लोग फिर एक नए चैप्टर में आ जाएंगे। ये एनसीईआरटी मटेरियल है, सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है। कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं विशेष तथ्य? एक्वारेजिया यहां 3.1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। क्या है? ताजा मिश्रण है। यह सोना और प्लेटिनम को गला सकता है। क्या करता है? सोना और प्लेटिनम को गला सकता है। अत्यंत क्या है? संक्षारक एवं भवकता द्रव है। एक्वारेजिया एकदम देखिएगा, भवकता द्रव है, गला सकता है। 3.1 अनुपात में सांद्र में रहता है। एनोडीकरण, ये क्या होता है? एनोडीकरण, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। यह परत एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाती है। और दूसरा अगर बात करें, एल्युमिनियम को एनोड बनाकर क्या करती है? बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। उसके बाद में दिल्ली का लौह स्तंभ या लोहा का खंभा है दिल्ली में, इसके बारे में आप समझिएगा तो क्या है? कुतुब मीनार के निकट स्थित, लगभग 1600 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 1600 वर्ष पुराना है। भारतीय लौह, है ना, कर्मियों द्वारा यह निर्मित इसमें
आज तक जंग नहीं लगा है। क्या है इसमें? आज तक जंग मोर्चा नहीं लगा है। ऊंचाई 8 मीटर है, भार 6 टन है, यानी 6000 केजी है। यह उत्कृष्ट जंग प्रतिरोधक क्षमता का प्रमाण है। क्या है? उत्कृष्ट जंग प्रतिरोधक क्षमता का प्रमाण है। कौन? आता दिल्ली के लौह स्तंभ। अब आपको ये हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, एनसीईआरटी मटेरियल के साथ मिलेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं एक नए एनसीईआरटी मटेरियल के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।